रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि जब से श्रद्धा वालकर वाला जो केस हुआ था, जिसमें पुलिस को जब तक पता चला था, जब तक कत्ल किए हुए बहुत ज़्यादा समय गुजर चुका था। और दोस्तों, ऐसा श्रद्धा वाले केस में ही नहीं हुआ था, बल्कि अनगिनत ऐसे मामले हुए कि जिसमें कत्ल हुआ और जब पुलिस को पता चला तो इस दौरान तकरीबन 5 से 6 महीनों का समय बीत चुका था। लेकिन अमूमन ऐसा क्यों होता है? अमूमन ऐसा कोई लड़की अगर अपने माता पिता को छोड़ देती है और उसके बाद में वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में रहती है जिसे वो प्यार करती है, लिव इन में रहने लग जाती है, माता पिता को ब्लॉक कर चुकी होती है, माता पिता से कोई संपर्क होता नहीं है, और ऐसे में अगर किसी दोस्त से कुछ ज़्यादा दिनों तक संपर्क ना हो तो शायद माता पिता को थोड़ा बहुत सुख बुगाहट हो, उनकी बेटी के साथ में कुछ हो चुका है। ज़्यादातर केसों में माँ बाप यही समझते हैं कि हमारी बेटी जहाँ भी है खुश है, वो किसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही है। हालांकि परिवार वाले भी उस लड़की को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो लड़की ऑलरेडी परिवार को ब्लॉक कर चुकी होती है। कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर देती हैं, पुलिस में कहती है कि हमें हमारे परिवार से ख़तरा है, इसलिए भी परिवार वाले दूरी बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यही एक वजह होती है जिसमें लड़कियों के साथ में न जाने ऐसी कितनी ही लड़कियां हैं आज के ज़माने में भी जो माता पिता को लग रहा है कि वो अपने परिवार के साथ में, किसी पुरुष के साथ में, अपने साथी के साथ में अच्छी ज़िंदगी बिता रही है, लेकिन असल में वो तो लाश बन चुकी है। और इस बारे में न जाने कितने ही ऐसे केस हैं जो अभी चल रहे हैं। और ये सारे फैक्ट्स, ये सारी बातें मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि आज की जो कहानी है, ये कहानी सेम इसी चीज़ पर डिपेंड करती है। एक बेचारा व्यक्ति है, उसको ये लग रहा है कि उसकी जो पत्नी है ये अच्छी खुशी अपने उस प्रेमी के साथ में ज़िंदगी बिता रही होगी। उसका घर तो बर्बाद हो चुका है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी बिता रही होगी। लेकिन तकरीबन जब आधा साल का समय गुजर जाता है, यानी 6 महीनों के आसपास का लंबा वक्त गुजर जाता है, तब जाकर इस बेचारे पुरुष को ये पता चलता है कि जिस पत्नी को वो समझ रहा था कि वो खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रही होगी, दरअसल वो तो लाश बन चुकी है। और ये पूरी कहानी दोस्तों जब मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा तो आप लोग भी वाकई हैरत करेंगे। आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा से, और इसी हरियाणा के अंदर एक ज़िला लगता है रेवाड़ी ज़िला, और यहीं पर एक गाँव आता है सुलखा गाँव। बात कर रहा हूँ मैं 9 दिसंबर साल 2022 की। 9 दिसंबर साल 2022 को सुबह सुबह इस गांव से कुछ लोग खेतों की जानिब निकलते हैं। कुछ लोगों को फ्रेश होना था, कुछ लोगों को अपने खेत पर जाना था, कुछ लोग वैसे ही टहलने के लिए जा रहे थे। अब जैसे ही सुबह सुबह इस गांव के अंदर लोग सुबह सुबह जब जंगलों की साइड निकलते हैं, खेतों की साइड निकलते हैं, तो कुछ लोगों की नज़र कुछ ऐसी वस्तु पर पड़ती है कि जिसके ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ लग रही थी। अब जैसे ही वो लोग जाकर पास नज़दीक देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो एक डेड बॉडी है। अब जैसे ही डेड बॉडी के बारे में सूचना मिलती है, देखते ही देखते ये जो खबर थी ये पूरे गांव के अंदर आग की तरह फैल जाती है। गांव के अंदर से लोगों की भीड़ जो थी वो उस तरह भागती है, और यहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस भी आनन फानन में सीधा मौके पर पहुंच जाती है। दोस्तों, पुलिस जो मौके पर पहुंची थी रामपुरा थाने की, वो पुलिस देखती क्या है कि इस महिला की जो डेड बॉडी पड़ी हुई है, उस डेड बॉडी के साथ में कुछ इस तरीके से कृत्य किया गया है कि इसकी डेड बॉडी को बहुत ही बुरी तरीके से बिगाड़ा गया है। चेहरा कुचला गया है, जिस्म पर चोटों के बहुत ज़्यादा निशान है। देखने से ही ऐसा लग रहा है कि इस महिला को बहुत ही बेरहमी के साथ में कत्ल किया गया है। लिहाजा उसके बाद में जो पुलिस थी आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। अब चूंकि इस महिला की जो ड्रेसिंग सेंस था, यानी जिस तरीके से इसने ड्रेसिंग कर रखी थी, जिस तरीके के कपड़े, जिस तरीके का इसका पहनावा था, उसे देखने के बाद में ये लग ही रहा था कि ये महिला शायद आस पड़ोस के किसी गांव की नहीं है, क्योंकि गांवों के अंदर इस तरीके के कपड़े नहीं पहने जाते। हो सकता है कि ये महिला किसी शहर की हो। लेकिन इसके लिए भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जिस एरिया में ये डेड बॉडी मिली थी वहाँ पर आसपास सब के सब गाँव ही थे और कोई भी शहर नहीं था। ऐसे में पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद ये जो केस है ये इस थाने का ना हो तो किसी दूसरे थाने का हो। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले आसपास के जितने भी थाने होते हैं उन सारे ही थानों में सूचना भिजवा देती है कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल के आसपास रही होगी। उसकी डेड बॉडी इस तरीके से जो सुलखा गाँव है उसी गाँव के अंदर मिली है। लिहाजा जिस परिवार की भी कोई महिला अगर गुम हो तो वो आए, डेड बॉडी की शिनाख्त करे, और उसके परिवार की अगर डेड बॉडी हो तो फिर कंप्लेंट करे। और पुलिस को भी यही लग रहा था, पुलिस वाले भी इसी उम्मीद में थे कि किसी न किसी परिवार की तो कोई महिला कहीं ना कहीं गुम हुई होगी। अब डेड बॉडी मिली है तो वो डेड बॉडी कोई आसमान से तो गिरी नहीं होगी, आस पड़ोस के किसी गांव की या फिर किसी कस्बे की ज़रूर होगी। परिवार वाले आएंगे, डेड बॉडी को क्लेम करेंगे, उसके बाद में हम परिवार वालों से पूछताछ करेंगे, उसके बाद में कोई मोटिव मिलेगा, हम कातिल तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद में कातिल पकड़ा जाएगा। दैट्स इट। अब इसी उम्मीद में पुलिस वाले लगभग 72 घंटे तक
इंतज़ार करते हैं कि कहीं से कोई आए और इस डेड बॉडी की शिनाख्त करे। यानी टोटल 3 दिन पुलिस वाले इंतज़ार करने में गुजार देते हैं। अब दोस्तों 3 दिन का समय गुजर चुका था, लेकिन पुलिस के पास में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया था जो कम से कम इस महिला की शिनाख्त कर सके। लिहाजा जैसा कि नियम होता है उसी नियम के हिसाब से 72 घंटों से ज़्यादा पुलिस वाले भी इंतज़ार कर नहीं सकते। उसके बाद में 1 आध दिन और इंतज़ार करते हैं और उसके बाद में पुलिस वाले आखिरकार इस महिला की जो डेड बॉडी होती है उसको सुपुर्द खाक कर देते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब दोस्तों इसी बीच में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट आ जाती है। यानी 4 से 5 दिन गुजरने के बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट भी अपने आप में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी। दरअसल ये जो महिला थी वो महिला 4 महीने की गर्भवती थी और इस महिला की डेड बॉडी पर एक टैटू बना हुआ था DRK। अब इस टैटू से भी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई। साथ के साथ महिला 4 महीने की गर्भवती, अब एक शहरी महिला जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल लग रही है अपने पहनावे से, अपने कपड़ों से, एक ऑफिशियली महिला लग रही है। उस महिला का गांव के अंदर आना, उसके बाद में उसका कत्ल होना, उसकी डेड बॉडी इस तरीके से मिलना, और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि ये महिला जो थी वो 4 महीने की गर्भवती थी। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस वाले फैसला करते हैं कि इस महिला के जो भी फोटोग्राफ्स हमने लेके रखे हैं एक बार उन फोटोग्राफ्स को सोशल मीडिया के ऊपर डालना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सोशल मीडिया पर अगर फोटोग्राफ्स डाले जाएं किसी में घर की कोई महिला अगर गुम हो तो उसके बाद में घर परिवार वाले आएँ, इन फोटोग्राफ्स की शिनाख्त करें। भले ही डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया है, लेकिन कम से कम परिवार वालों से कत्ल के पीछे का मोटिव या फिर कुछ चीज़ें ऐसी पता चले जिससे कातिल का पता लग सके। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो सोशल मीडिया के ऊपर फोटोग्राफ्स को वायरल करते हैं। लेकिन दोस्तों 1 से 2 दिन इसमें भी इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन यहाँ से भी पुलिस वालों को कुछ नहीं मिलता है। अब पुलिस वाले इस पूरे एरिया के अंदर अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जाने के बाद में अलग अलग घरों में पूछताछ कर रहे हैं, अलग अलग एरिया में जा रहे हैं। साथ के साथ पुलिस वाले ये भी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे इलाके के अंदर उनके जितने भी मुखबिर हैं उनके पास में इस तरीके की कोई सूचना है या फिर नहीं है। लेकिन दोस्तों अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुखबिरों से तमाम तरीके की खाक छानने के बाद भी पुलिस वालों के हाथ में कुछ नहीं आता है। उसके बाद में पुलिस वाले इस पूरे मामले को अब जो था वो क्राइम ब्रांच को हैंडओवर कर देते हैं। मामला क्राइम ब्रांच को हैंडओवर हो चुका था और लगभग इस जो डेड बॉडी मिली थी इसको लगभग 1 से 2 महीने का लंबा समय गुजर चुका था। 1 से 2 महीने गुजरने के बाद में पुलिस वाले फैसला करते हैं कि इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपना कर चाहिए। उसके बाद में क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है ये मामला। क्राइम ब्रांच जो थी वो अपने तरीके से पूछताछ करती है। अलग अलग जगहों पर अब क्राइम ब्रांच की जो टीम थी वो भी खाक छान रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वालों को कोई भी ऐसा सबूत, कोई भी ऐसा प्रूफ मिल नहीं पा रहा था। पहले इस पूरे मामले के अंदर पुलिस खाक छानती रही, अब जो क्राइम ब्रांच है वो मेहनत कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के पास में कोई सबूत, कुछ चीज़ें मिल नहीं रही हैं। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा है करो तो करो क्या, जाए तो जाए कहाँ। लिहाजा उसके बाद में जो क्राइम ब्रांच की टीम होती है वो भी इस मामले को चैलेंजिंग ले लेती है। वो भी सोचती है कि इस मामले का खुलासा हमें करना ज़रूर है। लिहाजा उसके बाद में जो क्राइम ब्रांच की टीम होती है अब अलग अलग जगहों पर जितने भी इस पूरे एरिया के अंदर जहाँ पर कोई दफ्तर है, कोई ऑफिस है, उन सारी ही जगहों पर जाती है कि यहाँ पर कोई लड़की काम करती है या फिर नहीं करती है। क्योंकि दोस्तों अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऑफिसेस में जाना ये पुलिस के लिए आसान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस इस कदम को उठाती है। लेकिन दोस्तों तमाम दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद में, तमाम ऑफिसों की खाक छानने के बाद भी पुलिस वालों के जो हाथ थे ये अभी तक खाली थे। अब दोस्तों क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग ऑफिस में गई थी, लेकिन कहीं पर भी इस पूरे ज़िले के अंदर खाक छानने के बाद भी पुलिस वालों को कुछ हाथ नहीं लगा। अब पूरा ज़िला छान मारा था। लिहाजा उसके बाद में क्राइम ब्रांच की जो टीम होती है वो अलग अलग ज़िलों में इस बारे में छानबीन करती है। अब दोस्तों अलग अलग ज़िलों में अलग अलग ऑफिस में जाकर, अलग अलग दफ्तरों में जाकर छानबीन पुलिस कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस वालों की किस्मत से इस पूरे मामले में पुलिस वालों को कोई ज़रा सा एक रत्ती बराबर भी सबूत नहीं मिलता है। दोस्तों इस पूरे केस को लगभग 4 महीने का लंबा समय गुजर चुका था और इन 4 महीनों के अंतराल पे पुलिस महकमे में नए केस भी आ रहे थे। उन केसों का भी प्रेशर था, साथ के साथ इस केस का भी पुलिस के ऊपर प्रेशर था। क्राइम ब्रांच सोच रही थी कि इस केस को सुलझाया जाए, उसके बाद में दूसरे केस पे लगा जाए। एक तरीके से क्राइम ब्रांच ने इस पूरे केस को ऐसे चैलेंजिंग में ले लिया था। अब जब 4 महीने का लंबा समय गुजर जाता है तो उसके बाद में पुलिस वाले फैसला करते हैं कि जो आस पड़ोस के जितने भी राज्य हैं एक बार वहाँ पर भी छानबीन कर लेते हैं। अब आस पड़ोस के तमाम राज्यों पे पूछताछ की जाती है, जितने भी ऑफिसेस होते हैं वहाँ से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन यहाँ से भी कुछ नहीं मिलता है। फिर उसके बाद में पुलिस वालों को जहाँ पर ये डेड बॉडी मिली थी उसी डेड बॉडी से लगभग 23 किलोमीटर दूर राजस्थान का बॉर्डर लगता है और इसी राजस्थान के बॉर्डर से थोड़ी दूर पर जाकर पता चलता है कि एक जगह है खुशखेड़ा, और इस खुशखेड़ा में बहुत सारे ऑफिसेस चलते हैं जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ काम करती हैं।
क्योंकि ये जो महिला थी, इसकी जो डेड बॉडी मिली थी ये एक शर्ट में मिली थी, साथ के साथ फॉर्मल इसने पहन रखा था। तो ये महिला, इसे देखने के बाद में, इसकी डेड बॉडी को देखने के बाद में ये तो साफ पता चल रहा था कि जो महिला थी ये किसी ऑफिस में काम किया करती थी। अब जब खुशखेड़ा में जाकर अलग अलग दफ्तरों में पूछताछ की जाती है तो यहाँ से भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है। तमाम तरीके के दफ्तर, तमाम तरीके की कंपनियां, तमाम तरीके के ऑफिस पुलिस ने खंगाल लिए थे, चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे ज़िला स्तर पे हो, या फिर कोई शहर के स्तर पर, सारी चीज़ें छान मारी थी। पुलिस की मेहनत ऐसी थी कि पुलिस की मेहनत का रंग जो था वो अभी तक निखर के नहीं आ रहा था, लेकिन पुलिस अपनी एड़ी चोटी का जोर इस पूरे केस के अंदर लगा रही थी। अब आमतौर पे सारी जगहों पर पूछताछ कर लेती, उसके बाद में पुलिस वाले राह चलते हुए कुछ लोगों से पूछताछ कर लेते हैं, और इसी दौरान खुशखेड़ा में एक चाय वाले से भी मुलाकात होती है। उस चाय वाले को फ़ोटो दिखाया जाता है, कहा जाता है इस तरीके की कोई महिला तुमने देखी है क्या, जिसके हाथ पर एक टैटू बंधा हुआ है, वो इस तरीके की ड्रेस पहनी हुई थी। लिहाजा उसके बाद में जो चाय वाला होता है वो कहता है कि साहब इस महिला को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन पिछले काफ़ी समय से एक व्यक्ति मेरी चाय के होटल पे आता है और वो मुझे एक फ़ोटोग्राफ्स दिखाता है और कहता है क्या तुमने इस महिला को देखा क्या। तो इस महिला के हाथ पर जो टैटू बना हुआ है वो उस फोटोग्राफ्स वाली महिला से कहीं ना कहीं मैच होता है, और मुझे लगता है कि साहब ये जो महिला की डेड बॉडी आप दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो व्यक्ति मेरे यहाँ पर आता है इस महिला को ढूंढते हुए, ये सारी चीज़ें इन दोनों महिलाओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा मैच हो रही हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले उस चाय वाले के मुंह से ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों की एक तरीके से जान में जान आती है, क्योंकि जिस पूरे मामले को पुलिस वाले सुलझाने के लिए कम से कम 5 से 6 महीनों से लगे हुए थे, और पुलिस वालों को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों में छानबीन करने के बाद भी जहां पर बहस महज बस मायूसी ही हाथ लगी थी, इस चाय वाले से थोड़ी सी लीड मिली थी। लिहाजा पुलिस वाले भी इस पूरे मामले को देर नहीं करते और उसके बारे में बताते हैं कि ये बताइए कि जो व्यक्ति इस महिला को पूछते हुए यहाँ पर आता था वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या नाम है उसका। तो ये जो चाय वाला है ये बताता है कि पास ही की जो कंपनी है उसी में ये काम करता है और इस व्यक्ति का नाम अजय है। लिहाजा पुलिस वाले पता करते हुए अजय के पास पहुँचते हैं। अजय के पास पहुंचने के बाद में पूछताछ की जाती है, उसको वो फोटोग्राफ्स, वो कपड़े, वो टैटू, सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो जो अजय होता है ये पहचान कर लेता है, कहता है ये साहब ये महिला कोई और नहीं है बल्कि मेरी ही पत्नी दिव्या है। अब जैसे ही ये बातें कहता है पुलिस वाले समझ जाते हैं कि हम सही जगह पहुँचे हैं। उसके बाद में पुलिस वाले अजय से कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी पत्नी का कत्ल हो चुका है। अब जैसे ही ये बात सुनता है तो अजय तो एकदम से टूट जाता है, अपने माथे पर हाथ रखकर वहीं पर बैठ जाता है। पुलिस वाले उसको उठाते हैं, समझाते हैं, ढांढस बंधाते हैं, उससे कहते हैं कि देखो जो होना था सो हो चुका, लेकिन अब जो कातिल है उसको पकड़कर हमें उसे सज़ा दिलानी है और दिव्या को इंसाफ दिलाना है। लेकिन पुलिस वालों को यहाँ पर सबसे बड़ी हैरानी ये होती है कि पुलिस वाले लगभग 6 महीने से इस पूरे मामले में छानबीन कर रहे थे, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग पुलिस थानों में, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी कि इस व्यक्ति अजय ने कहीं पर भी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट अपनी पत्नी दिव्या की दर्ज कराई हो। जैसे ही ये बात पुलिस वाले अजय से पूछते हैं तो अजय उसके बाद में एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। दरअसल अजय बताता है कि उसकी जो पत्नी थी वो जिस ऑफिस में काम किया करती थी उसी ऑफिस में काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ में उसका अफेयर था, और जब मेरी पत्नी लापता हुई तो मुझे ये लगा कि मेरी जो पत्नी है वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। उसके बाद में मैं उसे गुपचुप तरीके से ढूंढता रहा। मैंने सोचा कि अगर एफआईआर या फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी और सारे लोगों को ये बात पता चलेगी कि जो मेरी पत्नी है वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। उसके बाद में मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक रहूँगा नहीं, इसलिए मैं अपनी पत्नी को गुपचुप तरीके से ढूंढ रहा था। शायद कहीं पर आए और मुझे मिल जाए, मैं उसे समझाने की कोशिश करूं, अपने घर लेके जाऊं, किसी तरीके से अपना घर बसा लूं। लेकिन आज जाकर मुझे पता चला कि मेरी पत्नी की हत्या हो चुकी है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले ये पूछते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी थी वो किसके साथ अफेयर में थी, क्या तुम्हें उसका कुछ नाम, कोई एड्रेस कुछ पता है। तो ये जो अजय है ये बताता है कि दरअसल उसी की कंपनी में, उसी के ऑफिस में काम करने वाला एक लड़का दीपक, जो कि पेशे से बस ड्राइवर है, उसी के साथ में उसका अफेयर था। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो दीपक तक पहुंचते, दीपक को अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके आते हैं। पुलिस थाने लाने के बाद में इसे फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और उसके बाद में इससे पूछताछ की जाती है। शुरुआत में तो ये नानकुर करता है, लेकिन उसके बाद में जब पुलिस वाले इसकी अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी करते हैं तो जो दीपक था ये पूरी कहानी सुनाता है, और कहानी सुनाने के बाद में ये अपना इकबाल जुर्म कबूल करता है। दरअसल जो दीपक है ये पुलिस को बताता है कि जिस कंपनी में दिव्या काम करा करती थी उसी कंपनी में मैं बस ड्राइवर था। जो मिनी बस थी उसी बस से कर्मचारियों को उनके कमरों पर छोड़ना और उन्हें वहाँ से ऑफिस तक लेके आना।
अब जितने भी लोगों को ये दीपक छोड़ता था तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते थे कि जो किसी दिन छुट्टी मार लिया करते थे, कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे कभी लेट हो जाया करते तो वो अपनी सवारी से भी जाया करते थे। लेकिन इसी बीच में जो दिव्या थी ये कई बार दीपक और इस बस कंडक्टर नरेंद्र के साथ में अकेली हुआ करती। अब जो दिव्या थी इसकी नई नई नौकरी लगी थी तो इसके पति अजय के साथ में अनबन भी रहती थी इसी नौकरी को लेके, क्योंकि लड़की जो थी उसकी नौकरी लग चुकी थी तो पैसे कमाने लगी थी तो पति के नखरे बोला वो कैसे सहेगी। इसलिए जो दिव्या थी ये अक्सर अजय के साथ में झगड़ा किया करती थी। अब इसी वजह से जब पति के साथ में अनबन रहने लगी तो उसके बाद में दीपक से बातचीत हुई, दीपक को अपनी फैमिली के बारे में बताया। अच्छा, जो दिव्या थी यूपी की रहने वाली थी, अजय भी यूपी का रहने वाला था, राजस्थान के खुशखेड़ा में आके रह रहे थे। पति और पत्नी के बीच में जब अनबन हुई तो कोई बीच बचाव करने वाला भी नहीं था, कोई समझाने वाला भी नहीं था, इसीलिए जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहा। अब जो दिव्या थी ये दीपक से इसकी दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे नज़दीकियों में बदलती है और उसके बाद में जो दिव्या थी दीपक से आखिरकार अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। अब जैसे ही दीपक ये सुनता है तो दीपक को लगता है कि चलो ठीक है। दीपक वैसे कुंवारा था, उसकी शादी हुई नहीं थी। दीपक को लग रहा था कि लड़की भी खूबसूरत है देखने में, साथ के साथ नौकरी भी करती है तो जो पैसों वैसे की किल्लत है वो भी दूर हो जाएगी। तो इसलिए जो दीपक था आखिरकार उस लड़की को हाँ बोल देता है। अब उसके बाद में इन दोनों की जो मोहब्बत थी ये परवान चढ़ती है। दीपक तो नहीं लेकिन दिव्या जो थी वो इस दीपक के प्यार में कुछ इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो एक लम्हा भी दीपक के बिना गुजार नहीं सकती थी। और इसी बीच में ऐसा होता है कि जो दिव्या होती है वो दीपक से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब दिव्या जब दीपक से प्रेग्नेंट होती है धीरे धीरे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है। अब जैसे ही प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो दिव्या दीपक से इस बारे में बात करती है। बात करने के बाद में कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया है और बेहतर यही होगा कि हम लोग अब शादी कर लें। ऐसे कब तक हम लोग छुप छुप कर मिलेंगे। यानी दिव्या को न अपने पति अजय का ख्याल था, न अपने परिवार वालों का ख्याल था, न अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल था। दिव्या बस दीपक के प्यार में पागल थी। अब जैसे ही दीपक ये बात सुनता है कि दिव्या मुझसे शादी करना चाहती है, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, दीपक तो एकदम से सकपका जाता है। उसको लगता है मैं तो बस मज़े मज़े के लिए सारी चीज़ें कर रहा था, ये शादी की बात कहाँ से आ गई। और वो जो लड़की थी अब वो उस दीपक की गले की हड्डी बन चुकी थी। अब दीपक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके बाद में दीपक जो था वो अपने एक दोस्त नरेंद्र से बात करता है। नरेंद्र से बात करता है, बात करने के बाद में कहता है कि यार ऐसा ऐसा ये जो लड़की दिव्या है ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, क्या करा जाए, क्या करें कैसे इससे पीछा छुटाएं। तो उसके बाद में दीपक जो था वो नरेंद्र के साथ में मिलकर बड़ी प्लानिंग करता है और प्लानिंग ये होती है कि ये जो दिव्या है अब इसे रास्ते से हटा देना चाहिए, यानी दिव्या का कत्ल कर देना चाहिए, क्योंकि कत्ल करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर ये लड़की ज़िंदा रहेगी तो ऐसे ही पीछा करती रहेगी, ऊपर से प्रेग्नेंट भी है। तो उसके बाद में दीपक का जो दोस्त नरेंद्र होता है वो कहता है कि चलो ऐसा करो, इसको मेरे ज़िले में मेरे गाँव बुला लो और वहीं पर इसे बुलाकर वहीं पर कत्ल कर देंगे, वहीं पर इसकी डेड बॉडी को छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग वापस यहीं पर खुशखेड़ा आ जाएंगे, वो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर, किसी को क्या ही पता चलेगा। उसके बाद में प्लानिंग होती है 8 दिसंबर साल 2022 को। ये जो दीपक था ये इस दिव्या को कॉल करता है। कॉल करने के बाद में कहता है कि चलो रेवाड़ी आ जाओ, यहीं पर शादी कर लेंगे। अब जैसे ही दिव्या ये बात सुनती है तो दिव्या की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसके बाद में दौड़ी दौड़ी भागी भागी ये रेवाड़ी पहुँचती है। अब अपने प्रेमी से शादी करने के लिए गई थी तो इसने अपने परिवार वालों को किसी को कोई सूचना भी नहीं दी थी। उसके बाद में रेवाड़ी पहुंचने के बाद में दीपक से कांटेक्ट करती है। दीपक पूछता है कि कहाँ पर हो। उसके बाद में दीपक और नरेंद्र इससे मिलते हैं और ये जो लड़की दिव्या थी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि आज उसका प्रेमी उससे शादी करने वाला था। उसके बाद में ये लोग उसे अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और चले जाते हैं एक सुनसान जगह पर और वहीं पर ले जाकर इसकी गला दबाकर हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद में शव को वहीं पर छोड़ते हैं। अब चूंकि पहचान छुपाना थी इसलिए चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ देते हैं। उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ते हैं और ये वापस से अपने कामकाज पे आ जाते हैं। उधर जो जो अजय की पत्नी थी, जब वो दिव्या जो भाग गई थी तो अजय ने अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा ढूंढा। ऑफिस में जाके पता किया तो वहाँ पर जाकर पता चला तुम्हारी पत्नी के तो जो संपर्क थे वो दीपक के साथ में थे, वो उसके साथ में अफेयर में थी, इसलिए वो उसी के साथ ही चली गई होगी, क्योंकि कुछ दिनों से न दीपक आ रहा है न दिव्या आ रही है। तो अजय भी समझ चुका था कि उसकी जो पत्नी है ये भाग चुकी है। अब उसको ढूंढना या फिर पुलिस में कंप्लेंट लिखाना ये सरासर बदनामी वाली बात है। इसलिए अजय भी खून का घूंट यानी कड़वा घूंट पीकर रह जाता है। लेकिन फिर भी ये चोरी चोरी चुपके अपनी पत्नी को ढूंढता रहता है। और दोस्तों उसके बाद में उसकी पत्नी का कत्ल हो जाता है। ये 7 महीने के बाद में उसे पता चलता है। वो तो भला हो पुलिस का कि पुलिस ने इस मामले को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले लिया। उसके बाद में पुलिस ने बहुत ही मेहनत के साथ में अपनी छानबीन की और इस केस का पर्दाफाश कर दिया। दोस्तों आजकल जो अवैध संबंध होते हैं ये अवैध संबंध कुछ इस तरीके से महामारी का रूप लेते चले जा रहे हैं कि इसमें एक ये है कि किसी इंसान का कत्ल हो जाता है, पुलिस इतनी मेहनत करती है, उसके बाद में वजह क्या निकल के आती है, अवैध संबंध।
दोनों पक्षों की बदनामी वो अलग से। तो ऐसे मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और लगातार पुलिस के पास में इस तरीके के एक्स्ट्रा केस भी आ रहे हैं, जिससे पुलिस को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और बाद में वजह क्या निकलती है, सिर्फ अवैध संबंध। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा कसूरवार किसको मानते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे, इसमें मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई जी बहुत ही दुखद और समाज की रूढ़िवादी को दर्शाती है ये कहानी। तो मंसूरी भाईजान जी, आपने अपना कमेंट्स किया, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी का आगे कमेंट से बहुत सारे हार्ट्स बनाते हैं, शुक्रिया हमारे लिए। धीरज सिंह हैं, हार्ट्स बनाते हैं, शुक्रिया। दिलशाद अहमद है, लिखते हैं नाइस कॉन्सेप्ट सर, ऑल दी बेस्ट। तो दिलशाद जी शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार है, लिखते हैं नमस्कार मालिक भाई साहब, बढ़िया कहानी है। दिनेश कुमार जी शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं, भाई आपका अंदाज़ बहुत बढ़िया है, मैं बहुत सी क्राइम स्टोरीज़ को सुनता हूं पर आपका अंदाज़ बेस्ट है भाई। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में महर मेरा हरियाणा करके आईडी लिखते हैं, भाई आपका स्टोरी सुनाने का तरीका बेस्ट है, मैं नरेश सिरसा घोगरा से सुनता हूं। तो नरेश जी मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं गुड जॉब भाई जी। मंसूरी भाईजान जी आगे कमेंट्स करते हैं। दिलशाद अहमद लिखते हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं आप। तो दिलशाद अहमद जी शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं, बेस्ट ऑफ लक भाई, लव यू ब्रो। तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया मेरे भाई। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जी कमेंट्स करती हैं, पंजाब जलंधर से कमेंट्स करती हैं, शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज लिखते हैं, नाइस स्टोरी सर जी, दीपक ही बताएगा कि मेरे पुलिस के काम में पता करना क्यों मारा उस लड़की को, शुक्रिया आपका। उसके बाद में खेमराज जी हैं, लिखते हैं खेमराज भाटी, लिखते हैं नाइस सर जी, राम राम जी। खेमराज गुज्जर छिटी जीबी नगर यूपी 16 से सुनते हैं कहानी जी, शुक्रिया आपका। सुनील त्यागी हैं, श्याना बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। माजिद अंसारी सलाम करते हैं, वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया आपका। उसके बाद में रंबू जी हैं, लिखते हैं मैं जयपुर से कहानी सुनता हूँ, रूट नंबर 375 चाइना स्टोरी सुनाओ जी, मैं कोशिश करूँगा सुनाने की। उसके बाद में अगला जो कमेंट सिद्दीक अहमद का है, लिखते हैं मलिक साहब, माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ उन पर निछावर कर देते हैं और वही उनकी इज्जत का लिहाज नहीं करते, लिहाजा इस वजह से इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो सिद्दीक अहमद जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल के जो बच्चे हैं माँ बाप की इज़्ज़त की, उनके एक तरीके से उनके त्याग का और कोई सलाह उनको देते नहीं, बल्कि उनकी इज़्ज़त को एक तरीके से नीलाम कर देते हैं। लेकिन माँ बाप को चाहिए कि ऐसे बच्चों को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, अपने हाथ क्यों खून में रंगे जाएँ। ऐसे माँ बाप बच्चों को छोड़ सकते हैं, तो ये क्राइम करना ये किसी भी समस्या का हल नहीं होता। उसके बाद में हसन अंसारी हैं, लिखते हैं स्टोरी करने से पहले आप देख तो लिया करो कि केस क्या है और क्या चीज़ हम सुना रहे हैं। तो भाई जो था मैंने सुनाया, जो अपडेट थी वो मैंने आपको सुनाई थी। उत्कर्ष हॉलीवुड हैं, लिखते हैं कोई दूसरी बात है जो पिता को पता चल गई होगी, इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो इसमें कुछ अलग अलग फैक्ट्स अभी निकल के आ भी रहे हैं। मोहम्मद आदर्श हैं, लिखते हैं सोसाइटी की वजह से जान चली गई लड़की की, जी बहुत अच्छी बात कही आपने। संदीप गिल हैं, लिखते हैं जो लोग इसके पिताजी को ताने दिया करते थे उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सज़ा पिताजी को मिलनी चाहिए, सेम सज़ा उन लोगों को भी मिलनी चाहिए। तो जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है सुभान अली जी का है, ये भी बहुत सारे हार्ट्स बनाते हैं, शुक्रिया। सो दोस्तों, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि जो आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।